नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो इंजन निर्माण को लेकर आ रही है। दरअसल एरो इंजन कंसोर्टियम, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी शामिल है, जो कि AMCA के लिए 110 किलोन्यूटन का इंजन तैयार करेंगी। दरअसल इस एरो इंजन कंसोर्टियम ने कहा कि उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वक्त इंजन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इस वजह से भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अब भारत को ये इंजन टेस्टिंग की निर्भरता दूसरे देशों पर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों भारत करीबन 1000 इंजनों को खरीदेगा अपने फाइटर जेट्स के लिए, जो कि मेड इन इंडिया होंगे, जिसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटी का होना बेहद जरूरी है। और अगले कुछ सालों में भारत को एक डेडिकेटेड एरो इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड की खरीद करनी होगी, जो कि भविष्य के सभी इंजन प्रोग्राम के काम आएगा। इसके साथ ही भारत को अपने स्वदेशी इंजन को तैयार करने के साथ देश में ही इस तरीके की इंजन परीक्षण सुविधाओं को विकसित करना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत को कम से कम इस दशक के अंदर इंजन परीक्षण सुविधाएं, इसके साथ ही साथ माइक्रोचिप फैब्रिकेशन का हब भी तैयार करना चाहिए, जिससे कि भारत चीन के साथ साथ जो अन्य प्रतिद्वंदी है उनका मुकाबला कर सकता है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत और जापान को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जापानी समकक्ष के साथ बातचीत की और दोनों ही देशों ने रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी में सहयोग करने की बात कही है। इसके अलावा दोनों ही देश एयर कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज भी करेंगे। लेकिन दोस्तों अब जापान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो भारत के AMCA प्रोग्राम में साथ में मिलकर काम करना चाहता है और साथ ही भारत के साथ मिलकर पनडुब्बियों का निर्माण भी करना चाहता है। यही नहीं, जापान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो भारत को लिथियम आयन बैटरी की भी सप्लाई करेगा उनके प्रोग्राम के लिए। हालांकि दोस्तों AMCA और भारत में पनडुब्बी निर्माण के लिए हमें जापान का सहयोग बिल्कुल लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों उनकी जो इंजीनियरिंग है वो काफी महंगी है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो जबरदस्त है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। DRDO के चीफ G सतीश रेड्डी जी ने कहा कि QRSAM का जो यूजर इवैल्यूएशन यानी कि जो मूल्यांकन परीक्षण किया गया था वो सफल रहा और अब इसे भारतीय सेना में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मैक 4.7 क्षमता वाली QRSAM, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और ये अपने टारगेट को सर्च और ट्रैक कर सकती है, और ऐसे टारगेट जो कि खास करके मूविंग होते हैं और एक शॉर्ट कॉल पर ये उन्हें तबाह कर सकती है। अभी फिलहाल जो QRSAM है उसमें 90% स्वदेशी कंपोनेंट्स लगे हैं, जिसे कि आने वाले सालों में 99% तक ले जाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत डायनेमिक्स के चेयरमैन ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 9 देशों को आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स भी 6 देशों के साथ बातचीत कर रहा है इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में ये जो बातचीत चल रही है वो ऑर्डर्स में बदल जाएगी, और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ देश आकाश मिसाइल का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी मांग कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने यहाँ लोकल प्रोडक्शन इसका कर सके। इसके अलावा दोस्तों भारत डायनेमिक्स ने अपने अमोक 3 मैन पोर्टेबल ATGM को भी एक्सपोर्ट मार्केट में पेश किया है, साथ ही हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए भी। ये जो ब्लूमबर्ग वगैरह की रिपोर्टें आ रही हैं, ये कहाँ चली जाती हैं? भारत तभी तो एक्सपोर्ट कर रहा है जब भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। और आकाश मिसाइल के बारे में तो आप सब जानते हैं, बल्कि भारत आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन को भी बना रहा है, जिसमें कि आकाश NG भी शामिल है। तो चीजें साफ हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है किस तरीके की हवा भारत के खिलाफ फैलाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत के पूर्व राजदूत, जो कि पाकिस्तान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो $415 मिलियन के इक्विपमेंट पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए एलोकेट किए हैं, इससे पाकिस्तान को अपने पड़ोसी देशों से लड़ने में बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस तरीके की क्षमताओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है और ये भारत को एक साफ सिग्नल है कि अमेरिका पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ा रहा है ताकि वो भारत की बराबरी कर सके। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि F-16 के इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को मिलना, वो भी काउंटर टेरर एफर्ट के रूप में, ये बेहद गलत फैसला है अमेरिका के द्वारा। अब दोस्तों ये बात यहाँ पर आपको समझनी जरूरी है कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका का मोहरा बन जाएगा। चाइना का मोहरा तो है ही, और ये लोग चाहते हैं कि भारत हमेशा टेंशन में रहे। भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहेगा तो उतने ही इनके हथियार बिकेंगे। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका को इस बात की भी टेंशन हो रखी है कि भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, फ्रांस से राफेल विमान खरीदे और 114 MRFA टेंडर में भी राफेल की संभावनाएं ज्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पर अमेरिका को एक टेंशन हो गई थी कि उसके हथियार नहीं बिक रहे हैं। फिर उसने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का सहारा ले लिया, डंका बजा दिया दुनियादारी में कि भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में हथियारों की कमी कर रहा है। ऐसा कभी दोस्तों होता है कि जो देश अपने हथियार अपने देश में बना रहा है उसके लिए कोशिशें कर रहा है और उसके लिए हथियारों की कमी हो जाएगी? ये सारा दोस्तों प्रोपोगेंडा है। दोस्तों ये पूरा जियोपॉलिटिक्स लेवल पर ये सिनेरियो साफ हो चुका है कि
चाइना हो या फिर अमेरिका हो, अब ये दोनों ही देश अप्रत्यक्ष रूप से भारत परेशानी में डालना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारत को अब MRF टेंडर और नौसेना के लिए जो कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट लेने हैं, उनमें जो अमेरिकी विमान है जो शामिल किए गए हैं उन्हें पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, जिसमें कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भी है जिसे नौसेना के लिए प्रस्तुत किया गया है और ये प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगर भारत ने F-18 को ना चुना, उसकी जगह राफेल मरीन को चुन लिया, तो यह अमेरिका का अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसके अलावा भारत को 12 और सुखोई 30 MKI की खरीद के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसी तरीके से अमेरिका को भी सबक सिखाया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने एक्स गगन स्ट्राइक अभ्यास के नाम से एक कॉम्बैट ड्रिल आयोजित की। युद्धाभ्यास में सेना के ग्राउंड फोर्सेस और अटैक हेलीकॉप्टरों ने पंजाब के पटियाला में एक अभ्यास किया, जिसने कि दुश्मन के इलाके में तेजी से कैसे प्रवेश किया जाता है, इस तरीके की ट्रेनिंग आयोजित की गई। आपको बता दें कि एक्स गगन स्ट्राइक में एक कंबाइंड ऑपरेशन किया गया था भारतीय सेना की ग्राउंड फोर्सेस और आर्मी एविएशन ने, और इस दौरान रात में भी किस तरीके से हमला किया जा सकता है, ये सारा अभ्यास किया गया और इसका उद्देश्य भारतीय सेना की बेहतर आक्रामक क्षमता को हासिल करना है। दोस्तों अगली खबर भारत और चाइना को लेकर आ रही है। लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत और चीनी सैनिकों की वापसी सोमवार तक पूरी हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य जो संबंधित बुनियादी ढांचे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा और पारस्परिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र यानी कि गोगरा हॉट स्प्रिंग में आगे की तैनाती को रोकने के लिए भी सहमति व्यक्त की है और यही कारण है कि दोनों पक्षों के सैनिक अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने शेष मुद्दों को सुलझाने और भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में LAC के पास शांति बहाल करने पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अब यथास्थिति में कोई एक तरफा बदलाव नहीं होगा। अगली खबर भी भारत और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अगले हफ्ते SCO का शिखर सम्मेलन होने वाला है और ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि चाइना की तरफ से इस पर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सैनिकों को वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में फिलहाल तो ये सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन चाल कुछ और भी हो सकती है चाइना की। यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये भी लग रहा है कि SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे। इसे देखते हुए इस तनाव को कम किया गया है गोगरा हॉट स्प्रिंग में, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि डोकलाम विवाद हुआ था, उस दौरान भी चाइना ने इसी तरीके की रणनीति चली थी और उसने अपने सैनिकों को डोकलाम से पीछे खींच लिया था। शायद इसी तरीके की कोई रणनीति लेकर चाइना यहाँ पर आया है, जिसे कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के रूप में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों गलवान हिंसा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग के साथ किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं की है। हालांकि वर्चुअल सम्मेलन हो सकता है, लेकिन फेस टू फेस बात नहीं की। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है कि दोनों ही नेता आपस में मिलेंगे। ये जो शिखर सम्मेलन है वो समरकंद में 15 से 16 सितंबर के बीच आयोजित होगा। चीन और भारत SCO के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने अपने बेटे स्क्वाड्रन लीडर मिहिर वी चौधरी के साथ बंगाल के हासिमारा में इंडियन एयरफोर्स बेस से 3 विमान युद्ध प्रशिक्षण मिशन के एक भाग के रूप में राफेल लड़ाकू जेट पर उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की बेहतर परंपराओं की ये निरंतरता है और ये भविष्य की चुनौतियों के लिए युवा योद्धाओं को तैयार करने के लिए। इसके अलावा विवेक राम चौधरी जी ने एयरबेस की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और उनकी सराहना भी की और वहां तैनात कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कर्मियों से हर समय देश के लिए आसमान की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया। दोस्तों बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने अपनी तैयारियों को काफी पुख्ता कर दिया है। ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगभग सभी अग्रिम चौकियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और एक मेगा पुश के हिस्से के रूप में सैनिकों और अन्य सैन्य उपकरणों को तेजी से जुटाने के लिए एक बड़ा हेलीपैड स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा अग्रिम चौकियों और सेना की यूनिटों को भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है और इन सभी उपायों से निगरानी और संचार को मजबूत करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट टर्मिनल्स भी होंगे। सेना LAC पार चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अग्रिम चौकियों पर बड़ी संख्या में स्वदेशी निर्मित रिमोट से संचालित विमान और स्विच UAV को पहले ही तैनात कर चुकी है। इसके अलावा सेना के अधिकारी ने कहा कि सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी यूनिटों को बड़ी संख्या में अमेरिका द्वारा निर्मित ऑल टेरेन व्हीकल्स, इसके अलावा इजराइल से 7.62 mm नेगेव लाइट मशीन गन और कई अन्य घातक हथियारों से लैस कर दिया है। इसके अलावा अग्रिम चौकियों पर चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं।
बढ़ते अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सऊदी अरब को लेकर आ रही है। अमेरिका ने सऊदी अरब में नई मिलिट्री बेस खोलने का ऐलान किया है। ये मिलिट्री बेस एक टेस्टिंग फैसिलिटी के तौर पर काम करेगा, जहां अमेरिका की सेना तैनात होगी। इस फैसिलिटी में एंटी ड्रोन तकनीक और इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया कि वो इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो कमांड है, यानी कि सेंटकॉम, मध्य पूर्व और ईरान के इलाकों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का संचालन करती है। सऊदी अरब में खुलने वाले अमेरिका के मिलिट्री टेस्टिंग फैसिलिटी का नाम रेड सैंड इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर होगा और ये न्यू मैक्सिको में स्थित अमेरिका की व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज की तरह विशाल होगा। अमेरिका ने इस मिलिट्री बेस के लिए अभी तक जगह का निर्धारण नहीं किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, ऐसे में जगह का निर्धारण ना होना कोई समस्या नहीं है। कम आबादी होने के कारण कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को प्रभावित किए बिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग और डायरेक्ट एनर्जी वेपन की टेस्टिंग की जा सकती है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि सऊदी अरब के चारों ओर अमेरिका के लिए कई सारी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में सऊदी में मिलिट्री बेस स्थापित कर इन सब का सामना एक साथ किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि पोलैंड से आ रही है। पोलैंड ने 96 बोइंग AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद का फैसला किया है। बता दें कि बोइंग के अपाचे हेलीकॉप्टर शीत युद्ध के समय के लगभग 30 Mi-24 हिंद गनशिप की जगह लेंगे। इस फैसले से अमेरिका के बाद पोलैंड सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस हमले के बाद पोलैंड ने यह घोषणा की है। तनाव के बीच पोलैंड लगातार हथियार खरीद रहा है। इसी साल पोलैंड के अधिकारियों ने दक्षिण कोरिया से 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक खरीदने की घोषणा की है। अमेरिका से भी पोलैंड 250 M1A2 SEP V3 अब्राम टैंक भी खरीदेगा। टेंडर को लेकर अपाचे 64E और बेल कंपनी के AH-1Z वाइपर में टक्कर थी। पोलैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने बताया कि हमने अपनी सेना के विमानों की जरूरतों के लिए लेटेस्ट गार्जियन वर्जन वाले 96 AS-64E के अधिग्रहण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को एक इंक्वायरी भेजी है। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।